हमने बात करी थी कि हमारे पास जो एरे है वो हमारे पास यहाँ पे हम 1D में भी यूज कर सकते, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन के हमने देखे थे, और फर्दर जो है मल्टी डायमेंशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरे का डिक्लेरेशन की हमने बात करी थी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में किस तरह से करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप के साथ एरे का सिंबल यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है हमारे पास एरे का नाम होगा। नॉर्मली हमारे पास जैसे 1 डायमेंशन की हम बात करते हैं तो 1 डायमेंशन में इस तरह से आपको कोई एरे जो है वो डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, अब हमें समझना है नेक्स्ट, कल हमने ये देख लिया था कि किस तरह से हम डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, अलग अलग डायमेंशन के। अब हमें एरे को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एरे को कंस्ट्रक्ट करना मतलब इसको मेमोरी एलोकेट करानी है। किस तरह से आपको पता है, बताया था आपको कि एरे जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जावा में, और ऑब्जेक्ट जो जावा में क्रिएट करे जाते हैं वो न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, जो न्यू ऑपरेटर है उसकी हेल्प से यूज़ करते हैं। तो एवरी एरे इन जावा जो है इज एन ऑब्जेक्ट होता है। तो सो वी कैन क्रिएट यूजिंग न्यू ऑपरेटर या कीवर्ड की हेल्प से हम करेंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे। जैसे हमारे पास डेटा टाइप होगा शुरू में, जब हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। डेटा टाइप हमने दिया, डेटा टाइप के बाद हमने सिंबल लगा दिया एरे का कि 1D एरे है। एरे का नाम देंगे, इक्वल टू लिखेंगे न्यू। न्यू के बाद फिर से यहाँ पे डेटा टाइप दिया जाएगा। ठीक है, और फिर से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट देंगे और यहाँ पे हम साइज देंगे एरे का। इस तरह से हमारे पास एरे का कंस्ट्रक्शन होता है। वो डिक्लेरेशन था, ये हमारे पास एरे का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यानी किस तरह से हम एरे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्रिएट करना मतलब क्रिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मेमोरी एलोकेट हो गई है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं इंटीजर टाइप के। ठीक है, 3 एलिमेंट जिनकी इंडेक्सिंग 0, 1 और 2 रहेगी। तीनों के तीनों हमारे पास इंटीजर टाइप के हैं। तो इंटीजर जावा के अंदर 4 बाइट का होता है। तो ये टोटल हमारे पास 12 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी अगर हम 3 एलिमेंट करेंगे। 3 एलिमेंट मतलब हम इस तरह से अगर लिखते हैं यहाँ पर a इक्वल टू न्यू, हमें 3 एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है अगर, तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइज दिया जाता है जब एरे का क्रिएशन किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, तब हम साइज देते हैं। डिक्लेरेशन के टाइम पे साइज नहीं दिया जाता। ठीक है, और यहाँ पे हमें साइज देना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो जितने भी एरे हैं जब भी हम उसको क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते हुए साइज देना कंपलसरी है। डिक्लेरेशन के टाइम पे साइज नहीं देना हमें। तो इस तरह से हमारे पास एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये ऑब्जेक्ट टाइप का होता है एरे, तो इस तरह से हम बनाते हैं। इसको नोट करो। एक रेफरेंस वेरिएबल होता है ना, वो एरे के नाम बताता है हाँ, जो, तो ये एरे का नाम जो है ये रेफरेंस वेरिएबल ही है। मतलब सर डिक्लेरेशन के टाइम पे हाँ रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है। हाँ, ये रेफरेंस वेरिएबल है।
चलो भाई, यहाँ पे हम समझते हैं। अब हमने एक क्लास बना ली एरे नाम से, ठीक है। यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये हमारे पास जो है एक नॉर्मल सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है। इस प्रोग्राम के अंदर फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एरे पे वर्किंग करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो है इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। नोट तो कर लिया ना सबने? ये एस ड्राइव के अंदर जावा नाम का फोल्डर है हमारा, और वहाँ पर हमारे पास जावा सी एरे डॉट जावा नाम की फाइल है ये, ठीक है। इसके क्लास का नाम जो है हमारे पास वो एरे है। तो एरे जो है हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हमने देखो यहाँ पे बात करी कि जब भी आपको एरे बनाना, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंट ए, इस तरह से ये हमारे पास क्या है, डिक्लेरेशन है एरे की, ठीक है। तो आप डिक्लेयर ऐसे भी कर सकते हैं, इंट के साथ भी लगा सकते हैं। इसको रन कराओगे तब भी आपके पास प्रोग्राम चल जाएगा। नॉर्मली हमें करना क्या है वैसे कि यहाँ पे लगा दो आप, और अब इसको अगर कंस्ट्रक्ट करना तो न्यू इंट लगाएंगे, कितने एलिमेंट देने, उसका साइज हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास एरे में डिनोट कर देगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पे साइज नहीं देंगे, ठीक है, हमने साइज नहीं दिया यहाँ पे, केवल ब्लैंक छोड़ दिया, तो क्योंकि फिक्स साइज का होता है एरे, तो साइज देना मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ही आपके पास एरर आ जाएगी अगर आप साइज नहीं दोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम साइज 0 दे देते हैं, देखो जो हमारे पास सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के एरे में और इसमें फ़र्क ये हुआ, सी लैंग्वेज में जो है हम इस तरह से साइज देते थे, जैसे इंट A3 लिख देते थे वहाँ पे। जो वहाँ पे इंट A3 काम करता था वो यहाँ पे काम कर रहा है इस तरह से, A इक्वल टू न्यू इंट 3 यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जावा में है इस तरह से, और इस तरह से हमारे पास सी और C++ में काम करते थे। अब C++ में अगर हम बात करते हैं, साइज हम 0 कर देते थे, तो 0 अलाउ नहीं था, कम से कम 1 रखना होता था। लेकिन अगर हम जावा के अंदर यहाँ पे करते हैं और हमने साइज 0 दे दिया, तो भी हमारे पास प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। आप अगर एरे का जो है साइज प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो एरे का नाम और लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू आप यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं स्टोर होगा, तो इसलिए 0 देगा, इसका साइज 0 आ गया, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि हमारे पास जब वो क्रिएशन कर रहे हैं आप एरे का, तो 0 भी कर सकते हैं, करना मैंडेटरी है, ठीक है। आप कोई पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं और 0 भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नेगेटिव वैल्यू कर दें, यहाँ पे हमने लिख दिया -1 या माइनस के कुछ भी, नेगेटिव वैल्यू कर दोगे तो भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है, लेकिन वो रन नहीं होगा, रन टाइम पे एरर आएगी। रन टाइम पे आ गया हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई है कि java.lang नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर नेगेटिव इंडेक्स कर देते हैं तो हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन आती है, ठीक है, और कंपाइल टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे नोट करने हैं कि जो हमारे पास साइज है वो मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन
ठीक है, तो स्पेसिफाई द साइज इज नेसेसरी, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर होगी हमारे पास। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास साइज जो है 0 भी हो सकता है, साइज कैन बी 0 है तो ना आपके पास कंपाइल टाइम पे कोई प्रॉब्लम, ना आपके पास रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम। साइज, इफ साइज ऑफ एरे is negative, then program will compile but it throw a runtime exception। ठीक है, कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। उस एरे एक्सेप्शन का नाम है नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब हमने ये देखा कि नेगेटिव पॉजिटिव हम रख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में कितनी वैल्यू रख सकते हैं, कहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो देखो, कल आपको पढ़ाया था, एक चीज़ पढ़ाई थी यहाँ पे, अगर हम प्रिंट करा लेते हैं उसको, वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें पता करनी कि इंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है तो कैसे करेंगे बताओ, क्या लिखेंगे यहाँ पर इंट की मैक्सिमम? इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। हाँ, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो, जब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो हमारे पास इंटीजर की ये एक्सेप्शन आ रहा है, इस एक्सेप्शन को हटा देते हैं, भी साइज 1 कर देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो अगर हमने अपने एरे का साइज इतना कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो भी हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पे कर दिया तो अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, रिक्वेस्टेड आउट ऑफ मेमोरी एरर आई है, रिक्वेस्टेड एरे जो है उतनी एरे साइज एक्सीड वर्चुअल मेमोरी लिमिट, हमारे सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी लिमिट से बाहर चला गया, इतने से वो नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, मतलब वो नहीं कर सकते, हम स्टोर नहीं कर सकते। नॉर्मली हमारे पास जब भी हम इस तरह की चीज़ें लिख देंगे, अगर हमारे पास साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर आपके पास मेमोरी फ्री होती, सिस्टम में हमारे में फ्री नहीं है इतनी मेमोरी, ठीक है, अगर फ्री होती तो यहाँ तक की अलाउ कर लेता, 8 नंबर पे जाने पे चाहे आपके पास सिस्टम में मेमोरी हो या ना हो, वो एक्सेप्शन ही देगा। ठीक है, अगर हम इस रेंज से बाहर चले जाते हैं तो वो फिर हमारे पास इसी तरह से यहाँ पे मतलब कंपाइल ही नहीं होगा, कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगी अगर इससे ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे तो हमारे पास वो आ गया, मेमोरी नहीं थी तो वो नहीं चला, इससे बाहर जाते ही हमारे पास यहाँ पे रन ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास 7 तक, वहाँ पर हमारे पास अगर 7 तक रखेंगे तो मेमोरी हमारे सिस्टम में नहीं है लेकिन अलाउ है वो, तो आउट ऑफ मेमोरी की एरर आ रही है, वो रन टाइम पे हो रही है, एक्सेप्शन है वो एक तरह से आउट ऑफ मेमोरी एरर। और अगर इससे ज़्यादा लेंगे, ठीक है, जो हमारे पास इंटीजर का मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम वैल्यू है, उससे अगर हम ज़्यादा लिख देंगे एरे का साइज़ तो हमारे पास एरर ही आ जाएगी। ठीक है, वो चलेगा ही नहीं, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख लो कि हमारे पास जो मैक्सिमम साइज हो सकता है, मैक्सिमम साइज ऑफ एरे,
वो होता है इक्वल टू मैक्स वैल्यू ऑफ इंटीजर। मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर की क्या होती है, क्योंकि 4 बाइट का, तो 2147483647, ठीक है। लेकिन इस केस में बट इट जनरेट, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन, और वो हमारे पास बेसिकली रहेगी आउट ऑफ मेमोरी एरर, ठीक है। ये एरर होती है रन टाइम पे। अब यहाँ अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास एरर होगी। इफ़ साइज ऑफ एरे ग्रेटर देन 214747 तक ये वैल्यू थी, तो कंपाइल टाइम पे ये एरर आ जाएगी। नोट कर लें। सर ये एरे क्रिएट करते टाइम आपने ब्रैकेट इंट के साथ लगाई है, डिक्लेरेशन में तो सर कहीं भी लगा सकते थे, तो अगर यहाँ पे ए के बाद लगा तो फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, कहीं भी लगा सकते हो। हमारा 1 डायमेंशन एरे है, उसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। अगर मल्टी डायमेंशन एरे है, नॉर्मली 2 ही कैटेगरी है हमारे पास, 1 डायमेंशन या मल्टी। मल्टी में 2D 3D 4D सब आ जाएंगे। तो मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं। मल्टी डी एरे में सबसे पहले 2D की 2D एरे कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसा नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं कि भाई मल्टी डायमेंशन एरे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में करते हैं, लेकिन कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी उस तरह से कर लो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक इंट, ठीक है, और ए एरे का नाम है इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे साइज हम दे देंगे। जैसे हमने साइज दे दिया 2 तो मतलब 2 रो और 2 कॉलम हमारे पास बन जाएंगे यहाँ पे इसमें। तो इस तरह से हम मल्टी डायमेंशन एरे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसी को, मल्टी डायमेंशन में 2 हमने ये लगा दिए, और यहाँ पे 2 ठीक है। अब हम इसकी लेंथ यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। तो एरे की लेंथ हम ये यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई हमने यहाँ पे कंपाइल किया, साइज इसका कितना आया, एरे का साइज हमारे पास 2 आया। आप देख रहे हैं एलिमेंट हमारे पास 4 हैं, लेकिन लेंथ में तब भी 2 ही दिखा रहा है, ठीक है। एरे का साइज में तब भी 2 ही दिखा रहा है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर कि जब हमारे पास मल्टी डायमेंशन एरे होता है तो एरे की लेंथ में हमारे पास क्या चीज़ शो होती है। अगर हमने अलग अलग कर दिए, रो अलग हैं, कॉलम अलग हैं, तो इसको हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जैसे हमने यहाँ पे यूज किया इस तरह से, तो अब हमारे पास अलग तरीके से यूज हो गया। अब हमारे पास 3 आ गई। आप अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर हमने रो का साइज दे दिया, कॉलम का साइज नहीं दिया, ठीक है, एक ही साइज मेंशन किया, तो भी हमारे पास प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। कॉलम का साइज हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन हम एरे की लेंथ ही निकाल रहे हैं, वो हमें पता, वो केवल रो से निकलती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जब एरे को क्रिएट करते हैं तो क्या चीज़ मैंडेटरी होती है,
रो की वैल्यू देनी, कॉलम की वैल्यू देनी, दोनों की वैल्यू देनी, या किसी की भी नहीं देनी। अगर किसी की भी नहीं देंगे तो आपको पता ही है इनिशियलाइज करना मस्ट होता है, साइज देना इनिशियलाइजेशन के टाइम। यहाँ पे जब हम क्रिएट करते हैं साइज तो मैंडेटरी होता है, तो वो तो देना पड़ेगा। अगर हमने रो का साइज नहीं दिया, केवल कॉलम का दे दिया, तो साइज तो हमारे पास रो के अकॉर्डिंग दिखाता है, वो कॉलम के अकॉर्डिंग तो दिखाता नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हमारे पास रो का साइज देना मैंडेटरी है, दोनों का भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास ऐसे भी चल जाएगा यहाँ पे, ये भी, और दोनों का साइज दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये है जैसे हमारे पास हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक तो ये तरीका है हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं आप इंट, इस तरह से करके भी लिख सकते हैं न्यू इंट, और ये साइज दे दिया आपने, ये वाला साइज नहीं दिया। ठीक है, अगर हम ए डॉट लेंथ करते हैं तो ये इक्वल टू होती है नंबर ऑफ रोज के। अगर हम मल्टी डायमेंशन में देखते हैं, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट वाला हमारे पास सिंबल होता है उसमें से, फर्स्ट साइज में से जो भी फर्स्ट साइज होता है हमारे पास वो आएगा। ठीक है, नॉर्मली वो रो का ही आता है, रो के बारे में बताते हैं अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको लेके जाते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे ए इक्वल टू न्यू इंट, इसको खाली छोड़ दिया, इसमें कर दिया तो भी गलत, और इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, ये खाली छोड़ दिया तो भी गलत। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों तरीके में हमारे पास जैसे सेकंड वाला तरीका है, ठीक है, इस वाले में अब हमें ये कैसे पता चले कि भाई ये कितने हैं कॉलम। तो अगर हम हर रो में अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स रखते हैं तो ऐसे एरे को ज़ेग्ड एरे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एक ज़ेग्ड एरे, यानी ईच रो कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स या एलिमेंट्स। देखो इसमें और नॉर्मल एरे में मेन डिफरेंस क्या है, इसको यहाँ पे क्लियरली समझने की ज़रूरत है। अगर मैं एक एरे लिखता हूँ जिसके अंदर है हमारे पास इस तरह का, मान लिया इंट, ये हमने लिख दिया ए इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें हमने कर दिया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो कुछ बच्चे इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, रो और कॉलम बराबर नहीं है तो ये ज़ेग्ड एरे होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास ज़ेग्ड एरे नहीं है, ये हमारे पास नॉर्मल एरे, ये मैट्रिक्स टाइप का ही बन रहा है। भाई मैट्रिक्स में कोई ज़रूरी थोड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉर्मल मैट्रिक्स भी हो सकती है। इसमें इस तरह से बने हुए हैं कि हमारे पास 2 मेमोरी एलोकेशन हुई यहाँ पे। ठीक है, इन 2 के अंदर फिर से 3-3 हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, तो जब बराबर हैं तो वो तो नॉर्मल हमारे पास मैट्रिक्स ही बन रही है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास मैट्रिक्स एरे ही है। लेकिन ज़ेग्ड एरे में क्या होता है कि हमारे पास ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग हो जाते हैं, तो वो ज़ेग्ड एरे कहलाता है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा अभी अगली स्क्रीन पे समझते हैं, पहले इसको नोट करो। देखो अगर हमने यहाँ पे इस तरह से लिया है एरे में कि एक इंटीजर है a इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज दे दिया, दूसरे का साइज नहीं दिया, ऐसे एरे में ज़ेग्ड एरे बनेंगे। ठीक है,
क्या होगा इसके अंदर, हमारे पास पहली रो में हमें कितने कॉलम रखने, कितने एलिमेंट, उसको डिफाइन करने के लिए हम अलग से डिफाइन करेंगे। देखो इसका मतलब हमारे पास ये मेन तो हमारे पास 2 एलिमेंट बन गए यहाँ पे पहले रो के लिए, एक का 0 इंडेक्स, एक का 1। अब 0 पे कितने बनेंगे, 1 पे कितने बनेंगे, यानी पहली रो में कितने, दूसरी रो में कितने आएंगे। तो मान लिया हम पहली रो में करना चाहते हैं 3 एलिमेंट और दूसरी रो में करना चाहते हैं हम 2 एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट। इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2, इसकी इंडेक्सिंग 0 1। तो हम यहाँ पे A0 इसको डिनोट करेगा, इस वाले बॉक्स का नाम A0 होगा। A0 इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर हम साइज दे देंगे 3, हमने 3 कर दिए। ऐसे ही A1 इक्वल टू न्यू इंट 2 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट साइज के। ये हमारे पास A है, ये A0 को रिप्रेजेंट करेगा, इस बॉक्स का नाम होगा A0, इस बॉक्स का नाम होगा A1, इस बॉक्स का नाम होगा A00, ये होगा A01, ये होगा हमारे पास A02, यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 के अंदर से आया तो ये A10, ये A11। अगर हम इसको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल लिखें वैसे तो ऐसे बना सकते हैं हम, पहले ऐसे बना लेते हैं कि हमारे पास ये रो होंगी 2, 0 नंबर की, 1 नंबर की, और पहली रो में 3 कॉलम होंगे, जबकि दूसरी रो में केवल 2 कॉलम ही होंगे। ठीक है, ये 0 1 2 इस तरह से। ठीक, अगले वाली में फिर हो सकते हैं जिसमें बराबर नंबर ऑफ कॉलम ना हो हर रो में, वो हो जाएगा हमारे पास Z टाइप का एरे। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यही वाला था, इसको हमें बनाना है तो हमने लिख दिया यहाँ पे A, ठीक है, 0 नंबर पे इक्वल टू न्यू इंट, पहले में मान लिया 3 दे दिए, फिर A1 इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, दूसरे पे हमने 2 कर दिए, और A2 इक्वल टू न्यू इंट, इसमें हमने 4 कर दिए। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने A की लेंथ निकाली, ऐसे ही आप A0 की लेंथ निकाल रहे हैं, अगर ऐसे ही अगर हम यहाँ पे A1 की लेंथ निकाल रहे हैं, ये हमने यहाँ पे इस तरह से कुछ चीज़ें और ऐड कर दी इसमें। तो इसको हम कंपाइल कराते हैं और रन कराते हैं। ठीक है, तो A की लेंथ तो हमारे पास 3 है। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ 3, दूसरे में हमने A0 में भी 3 लिखा, इसमें 2 लिखा। अगर हम जो है A2 की लिखेंगे तो उसकी 4 आ जाएगी। यहाँ पे A2 की कर देते हैं लेंथ। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएंगे, नोट कर लो इसको। फिर यहाँ 4 क्यों लिखा आपने लास्ट वाले में? लास्ट वाले में क्या बेटा, A2 करा 0 0 इसलिए 0 1 0 2। किस में 02 कहाँ लिखा, यहाँ ये है हाँ जी सर, 02, यहाँ पे हाँ 2 ये होगा ना सर? 2 ही तो लिखा, वो 2 ही लिखा हुआ है, वो मिल गया वहाँ से 2 है वो।
इसको भी नोट कर लेना। सर ये करना है अभी 1 मिनट। अच्छा, वो रह गया था। नहीं सर, प्रोग्राम। चलो अच्छा, आगे देखते हैं। देखो, अगर मान लिया इसी को हम 3D में लेके चले, 3D में हम किस तरह से क्रिएट करेंगे उसको समझते हैं। तो अगर मान लिया हमने यहाँ पे लिखा है इंट, 3 डायमेंशन यूज़ कर लिए हैं, a इक्वल टू न्यू इंट, और साइज दे दिया शुरू में 2 है, बाकी खाली छोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि हमारे पास 2 बॉक्स बन गए ऐसे। ठीक है, ये 0 का, ये 1 का, ए के अंदर ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा, A01। अब इनके बाद 0 पे कितने बनेंगे, 1 पे कितने बनेंगे, ये भी हमें देखना। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई A0 जो है उसका साइज होगा न्यू इंट, मान लिया A0 में 3 एलिमेंट है, तो ये 3 डायमेंशन का था, तो इसके अंदर 2 डायमेंशन का बन के आएगा। तो हमने 3 एलिमेंट कर दिए, फिर उसके अंदर भी होंगे कुछ एलिमेंट, तो यानी यहाँ पर हमारे पास 3 हो गए इस तरह से। ये इंडेक्सिंग हमारे पास 0, 1 और 2 की हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम इस वाले का भी कर देंगे जो भी हमें डिफाइन करना है। ठीक है, अभी हमें पहले इसको समझते हैं। ये 0 के अंदर 0 आया हमारे पास, इसके कितने हैं, 0 के अंदर जो 0 है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे A0 के अंदर 0 वाले में इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे मान लिया हमने एक एलिमेंट दे दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट हो गया जिसका नाम 0 है, जिसकी इंडेक्स। ठीक है, तो ये बनेगा एलिमेंट A0 0 0। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अब 1 वाले में मान लिया हमने 2 एलिमेंट दे दिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट लगा दिए, तो पहला एलिमेंट बनेगा A01, पहले यहाँ पे लिख देते हैं इनकी इंडेक्सिंग। ये वाला हमारे पास 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 पे, तो 0 वाला बन जाएगा A010, ये वाला बन जाएगा A011। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, A01 के अंदर हमने 2 एलिमेंट दिए, न्यू इंट 2। ठीक है, अब ये 2 वाला है, 2 वाले के अंदर मान लिया हम 3 एलिमेंट डिफाइन कर दिए, तो यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट दे दिए, तो ऐसे लिखेंगे A02, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो न्यू इंट 3। ठीक है, जब पूरा कंस्ट्रक्ट तब होगा जब सारे साइज हमारे पास डिफाइन हो जाएंगे, 0 1 2। ठीक है, चलो सर ये नीचे वाले में 010 होगा, वो कौन से लिखा में आपने। बेटा,
कौन से बिल्कुल वाले? सबसे नीचे वाले में सेकंड वाला सर। हाँ 0 1 0 ही तो लिखा है। सर ये 2 दिखाई दे रहा है। 1। अब देखो हमारे पास इस वाले में जाते हैं हम। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, आप बताना कैसे कैसे बनेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया A1 लिख दिया, ये वाला A1 है। A1 के अंदर मैंने इस तरह साइज दे दिया न्यू इंट 2 2, यहीं पे 2 कर दिया। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा, कैसे कैसे बनेंगे? सेकंड वाले लेवल पे कैसे बनेगा, इस लेवल पे, और अगले लेवल पे, थर्ड लेवल पे कैसे बनेगा? सर सेकंड पे 2 होंगे, फिर उनके भी फर्दर 2 होंगे। इसके भी हमारे पास 2 होंगे यहाँ पे, 0 और 1, फिर इनके भी 2 हो जाएंगे यहाँ पे, 0 1 और ये भी 0 1। इस तरह से 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने सारे खोल दिए। ठीक है, सेकंड लेवल पे भी अलग अलग करके बना दिए। यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड का एक ही साथ कर दिया इन लेवल पे। नोट कर लो ये। नोट कर लिया पे बच्चों? चलो अब देखो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इनसे रिलेटेड ही, और आपको बताना कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड। इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, एक है हमारे पास इंट ए इक्वल टू न्यू इंट इंटीजर टाइप के ही एरे हैं हमारे पास ये सब।
ये कुछ हमारे पास यहाँ पे एरे क्रिएट किए हैं हमने, बताओ इनमें से कौन सा हमारे पास इनवैलिड है, कौन सा वैलिड है। फर्स्ट वाले को बताओ, फर्स्ट वाला सही है गलत है? गलत है सर। साइज नहीं दिया, गलत है। सेकंड वाला सही है। सही है। थर्ड ये भी सही है। बाद वाला छोड़ सकते हैं, रोक देना जरूरी है। इसमें गलत है सर। गलत है, रो मेंशन नहीं है। ये 3D में आ गए। 3D में हमारे पास ये वाला बताओ, तीनों चीज दी हुई सही है है यहाँ सर। पे, तो सही है। सही है। ठीक है, ये भी सही है, हम ये भी लास्ट सही वाले है। डायमेंशन को छोड़ सकते हैं। इस वाले में ये भी सही है। सही है ये सर। गलत है और ये भी गलत ये है। ठीक है, जब भी हमें मिस, जो भी हमने खाली छोड़ दिया ना यहाँ पे, तो उसके बाद का अगर आपने दिया हुआ है और इसको खाली छोड़ दिया, वो गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आपने खाली छोड़ दिया, उसके बाद में दे रखा, वो गलत। जो खाली रहेगा वो लास्ट में रह सकता है, पहले नहीं हो सकता। ठीक है, जो खाली है उसके बाद में फिर हमारे पास साइज नहीं होना चाहिए। तो इसमें साइज नहीं है, यहाँ पे साइज दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो 3 डायमेंशन आ रहे, तो अगर ब्लैंक छोड़ना है, ये वाला छोड़ सकते हो, ये वाला छोड़ सकते हो, एक को इसको छोड़ सकते हो आप। ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ सकते हो, लास्ट के दो को छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिख दें, इंट 3 डायमेंशन में ही है, a इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे 2 कर दिया, फिर दोनों खाली छोड़ रखे हैं, तो ये सही है हमारे पास। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एरे के क्रिएशन से रिलेटेड, किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। अभी हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी। जो भी एरे होता है, जब भी हम एरे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, न्यू के थ्रू क्रिएट हो जाते हैं एरे। ठीक है, डिक्लेरेशन होता है, क्रिएशन। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन क्रिएशन एक ही लाइन में हो रहा है। तो जैसे ही एरे क्रिएट होते हैं, तो उसके हर एलिमेंट को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, जो जावा में डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना, वो मिल जाती है एरे के अंदर। नॉर्मली देखो, हम जब प्रोग्राम बनाते हैं, अगर हमारे पास, हम नॉर्मल यहाँ पे आ जाते हैं, एक 1 डायमेंशन से शुरू करते हैं। इसको लिख लो पहले 1 मिनट, फिर ये हट जाएगा, फिर इनिशियलाइजेशन का आगे समझते हैं। देखो, नेक्स्ट हमारे पास हमें ये समझना है कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एरे है, ठीक है, मान लें 0 और 1, दो उसमें एलिमेंट हमने लिए हुए हैं। लेंथ इसकी प्रिंट करेंगे तो 2 आएगी। ठीक है, अगर हम एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे हम, A0। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट करना तो A1। यहाँ पे हमने सेकंड लिख दिया, सेकंड एलिमेंट, ये हो जाएगा A1। इसको हम कंपाइल करा लेते हैं।
ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू आई, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमारे पास इंटीजर की 0, वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुई। देखो अगर हम नॉर्मल एक वेरिएबल लेते यहाँ पर और इसकी वैल्यू प्रिंट कराते तो क्या वैल्यू प्रिंट होती, एक ही। अगर हम यहाँ एरर। तो एरर आ जाती। ठीक है, लोकल वेरिएबल बिना इनिशलाइज किए यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है भाई, इनको इनिशलाइज करना मस्ट है, एरर आ जाती। लेकिन एरे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं, ये हमने लोकल में ही कर रखे, लेकिन ये इनिशलाइज नहीं करे तो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं, हमें अपनी वैल्यू देनी है यहाँ पे इनकी, भाई एलिमेंट की वैल्यू असाइन करनी, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम कैपिटल ए को प्रिंट कर रहे हैं, कैपिटल ए को, कैपिटल ए तो हमारे पास रेफरेंस है ए का, तो रेफरेंस तो हमारे पास एड्रेस देते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, तो इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यू आई है इसमें यहाँ पे। ठीक है, ये जो है हमारे पास I@5B2133B1, इस तरह से हमारे पास हेक्सा में कोई वैल्यू है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट करना होगा तो इस तरह की वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू क्या वैल्यू होती है हमारे पास, किस तरह से वैल्यू हमारे पास ये जनरेट होती है। बेसिकली जो है हेक्साडेसिमल में हमारे पास एरे जितने भी होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हेक्साडेसिमल में होके आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मेथड भी होता है ए के साथ, अगर हम इस तरह से करके देखें, A.टू स्ट्रिंग में नाम का एक मेथड होता है, इसको अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे टू स्ट्रिंग नाम का एक मेथड है। तो अब आप इसको अगर कंपाइल करेंगे तो आप देखो यहाँ पर अब भी इसी तरह की ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमारे पास कोड होता है उसका। तो आप ए को प्रिंट कराओ या A.टू स्ट्रिंग प्रिंट कराओ, हमारे पास यही वैल्यू आती है एरे का रेफरेंस वेरिएबल को, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और नॉर्मल हमारे पास जो है वैल्यू जो हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या है, वो उसी तरह से है, मतलब जो है 0 आ रही डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये हैं, जैसे मान लिया हम प्रिंट कराने के 2 डायमेंशन पे आ जाते हैं, 2 डायमेंशन के, ये तो 1 डायमेंशन में है। पहले हम इनिशियलाइजेशन से पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू को देख रहे क्या हो रही है, ये हमारे पास वैल्यू है 1 डायमेंशन में। अब हम इसको 2 डायमेंशन में कर देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज आएंगे, डायमेंशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर इसको कर दिया है ए की जगह बी कर दिया, चलो, और 2 डायमेंशन कर दिया, दूसरे को ऐसे छोड़ दिया खाली यहाँ पे, उसका हमने साइज भी नहीं दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं बी की वैल्यू, तो बी तो रेफरेंस वेरिएबल, तो ये तो हमारे पास ऐसे ही हेक्सा में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे B0 भी हो सकता है, B00 भी हो सकता है। ठीक है, 2 तरीके से यहाँ पे होंगे। एक तो हमारे पास B0, उसकी वैल्यू हम प्रिंट करा लेते हैं क्या होगी, और एक हमारे पास B00 की वैल्यू। देखो ये जो है हमारे पास 2 डायमेंशन का तो ऐसे बना है। फर्स्ट वाले में तो हमें पता है कि भाई 2 हैं, 0 और 1 है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमारे पास अभी डिफाइन ही नहीं करे, हमने पूरा कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो जब तक हम पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास नल आएगी जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा पूरा। और इसमें जो है क्योंकि हमारे पास ये तो कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ, 0 तो डिफाइन ही नहीं हुआ, यहाँ पे बॉक्स ही नहीं बना, हमें पता ही नहीं क्या है बॉक्स का साइज, कितने बॉक्स बन गए।
तो ये हमारे पास रन टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहाँ पे इनको मेमोरी ही एलोकेट नहीं होगी। जब तक हम साइज नहीं देते मेमोरी एलोकेट नहीं होती, तो इसीलिए वो नल को रेफ़र करेगा। ये भी नल को, इसको कहीं मेमोरी नहीं मिली, कहाँ पे ये पॉइंट करे। तो ये हमें ध्यान देना है कि अगर आप पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो हमारे पास ये नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैन नोट, पहले तो यहीं पे आ गई है, कैन नोट बी कन्वर्टेड इनकम्पेटेबल टाइप, ये हमारे पास एक ब्रैकेट रह गया होगा, ये सही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमने रन कराया, तो देखो इसकी वैल्यू होगी नल, ठीक है। बी की इसकी तो आ गई है, 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन के साइन आ गए यहाँ पे, ठीक है। 2 साइन आएंगे, 1 डायमेंशन होगा 1 साइज रहेगा यहाँ पे, 2 डायमेंशन होगा 2 साइज, 3 डायमेंशन में 3 ब्रैकेट बन के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास नल आई है, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इस तरह से, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन करना हमें ज़रूरी होता है। अब इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे, मतलब जब तक हमारे पास ये रहेगा, तो इसके अंदर अगर ये हमारे पास बी है, ठीक है, ये 0 और 1 है, हमने नहीं दिया, तो इनके अंदर नल रहेगा बी के अंदर, ठीक है। लेकिन ए वाला था, ए के अंदर भी 2 बॉक्स बने थे यहाँ पे 0 और 1 के, लेकिन इनके अंदर क्या था, 0 0 था, लेकिन इनके अंदर नल नल जाएगा यहाँ पे। अब हमें इनको इनिशलाइज करना, पहले हम समझते हैं इस वाले को कैसे इनिशलाइज करेंगे, ठीक है, 1 डायमेंशन को। तो 1 डायमेंशन में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो उनको इनिशलाइज करने के लिए सिंपल से लिख दो कि A0 की वैल्यू मान लिया 5 है, A1 की वैल्यू 10 है, इस तरह से वैल्यू लिख दो, वो इनिशलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख देते हैं भाई A0 इक्वल टू 5 और A1 इक्वल टू 10। तो 2 एलिमेंट हम यहाँ प्रिंट कर रहे थे, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी यहाँ पे। ये आप देखेंगे इधर, तो ये 5 होगी, ये 10 होगी, फर्स्ट एलिमेंट 5, सेकंड एलिमेंट 10, ठीक है। तो 1 डायमेंशन में हमारे पास इस तरह से इनिशियलाइज हो। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं A2 इक्वल टू 15, इस तरह से लिख दिया हमने, A2 लिख दिया, तो क्या होगा अब बताओ। A2 इक्वल टू 15 लिख दिया, तो क्या होगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन यहीं पे बन गई, ठीक है। ये आ गया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो एक्स्ट्रा हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर आप नेगेटिव में लिखने लगोगे तो नेगेटिव में भी ऐसे, मान लिया हमने यहाँ पे माइनस के 1 कर दी, ये माइनस वाली थियोटिकली होती हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना, एरे का साइज निकालो, कितने एलिमेंट, एड्रेस निकालो, तो वो थियोटिकल अप्रोच में होती है, प्रैक्टिकल में माइनस नहीं होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल में 0 से शुरू होते हैं, इसमें भी हमारे पास -1 में एरर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास आउट ऑफ मतलब रेंज से अलग लिखेंगे हम, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखते ही नहीं है, ठीक है, और हमने यहाँ पे ही प्रिंट करा दिया, A2 कर दिया, सेकंड एलिमेंट A1 होना था, लेकिन हमने A2 कर दिया उसकी जगह, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, ये 2 चीज़ें प्रिंट हो गई। जब एक्सेप्शन आती है तो जहाँ तक प्रोग्राम सही होता है वहाँ तक चलता है, उसके बाद में नहीं चलेगा यहाँ पे।
एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये करते हैं कि जिस लाइन में एक्सेप्शन है वो रुक जाएगी, उसके ऊपर के उसके बाद के सब चलेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक एक्सेप्शन हैंडल नहीं होती तो जहाँ तक सही है वहाँ तक चलता है, उसके बाद का सब रुक जाता है। तो पहले यहीं पे एक्सेप्शन आ रही थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था, अभी यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो यहाँ तक प्रिंट होगा, यहाँ से रुक गया है हमारे पास, ठीक है। तो एक्सेप्शन ये लिखने से आ रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह से एरे का इनिशियलाइजेशन हो जाता है। अब एरे का इनिशियलाइजेशन हमारे पास हमने देखा कि किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें हुई हमारे पास इनिशियलाइजेशन करने। सबसे पहले हुआ डिक्लेरेशन, फिर हुआ कंस्ट्रक्शन, फिर इनिशियलाइजेशन। एरे के अंदर 3 चीज स्टेप में ये एरे बन रहा है हमारा। पहला स्टेप हो रहा है एरे डिक्लेरेशन, जिसमें हमने लिखा इंट ए। दूसरा स्टेप हुआ एरे कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने लिखा कि भाई a इक्वल टू न्यू इंट 3 4 जो भी सही देना। ये अलग अलग लाइन में भी ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तीसरा स्टेप है हमारे पास एरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हमने किया कि भाई a0 की वैल्यू 5 है, a1 की वैल्यू जो है हमारे पास 8 है और a2 की वैल्यू हमारे पास 10 है। 3 एलिमेंट है, इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया है। तो ये 3 स्टेप में हमारे पास एरे काम करता है। ये तीनों स्टेप आप एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। तीनों स्टेप एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हमें सिंगल लाइन में लिखने होते हैं तो हमें क्या करना, डायरेक्ट ही वैल्यू दे देंगे हम। ये कैसे कि जैसे हमारे पास इंट है a इक्वल टू, और यहाँ पे ही वैल्यू दे दी 5 8 10। तो 3 लाइन एक ही लाइन में इस तरह से हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। नोट कर लो पहले इसको।